नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यूपी लेखपाल की आगामी परीक्षा के लिए ये ग्राम समाज और ग्राम विकास का टेस्ट यहाँ चल रहा था, टेस्ट सीरीज चल रही थी और इसका टेस्ट पेपर नंबर 2 आप यहाँ देखने जा रहे हैं। 50 MCQs है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट है और इसका जो टेस्ट नंबर 1 था वो पहले ही दिया जा चुका है। एक बार उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद तब इसे हल करिएगा। क्रम से चलिएगा तो आपको आनंद भी आएगा और अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो शुरू करते हैं। इसमें पूछा आपसे गया है कि सार्वजनिक भूमि जो होती है यानी पब्लिक लैंड होता है, उस पर अगर कोई अतिक्रमण है, मतलब जबरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है, अपना हाथ पैर फैलाकर बैठा है जबकि वो जमीन उसकी नहीं है, तो ऐसे कब्जे को हटाने के लिए और उसका मैनेजमेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राजस्व परिषद यानी जो रेवेन्यू बोर्ड है उसके निम्नलिखित में से कौन से सेक्शन के पास होती है, अब ये आपको बताना है। और मजे की बात यह है कि इसमें सेक्शन नंबर दे भी दिया है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। जबकि असली बात यह है, इस प्रश्न में आप अगर जरा भी ध्यान देंगे आप, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पूरा वहाँ से अवैध कब्जा हटाने की और उसका मैनेजमेंट करने की, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होती है। इसमें सेक्शन की बात ही नहीं है, तो प्रश्न का ढांचा गड़बड़ है, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है, और ये 1939 का है, 1962 का है, 1965 का है और 1972 का है। इसके संचालन का कार्य राजस्व परिषद के कौन से सेक्शन के द्वारा किया जाता है, मतलब रेवेन्यू बोर्ड या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसका कौन सा सेक्शन यहाँ पर काम करता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आप चुन लीजिए। देखिए सेक्शन नंबर 13 जो है इसमें ये सारा काम दिया हुआ है, मतलब सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत इसका संचालन होता है। तो 13वां अनुभाग इसमें से हम बाहर कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान जो कि राजस्व परिषद के अनुभाग 14 से संबंधित सभी काम करता है, वो उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, वो जिले का नाम आपको बताना है। तो ये प्रयागराज है, लखनऊ है या फिर हरदोई या मेरठ है। तो थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका सी हो जाएगा, ये हरदोई है। ठीक है, हरदोई में स्थित है भूलेख प्रशिक्षण संस्थान और ये राजस्व परिषद जो है उसके अनुभाग यानी सेक्शन नंबर 14 के संबंधित जितने भी काम है सबको देखता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ये काम किसका है, राज्यपाल का है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन आपको बताना है। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पे राज्य वित्त आयोग को बनाता है यानी उसका गठन करता है, वो समय अंतराल भी आपको बताना है। तो यहाँ सेक्शन और जो टाइम है, मतलब टाइम इंटरवल है, वो आपको इसमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए होना चाहिए। देखिए 1947 का ये जो एक्ट था, इसकी धारा नंबर 32 का या फिर आप कहें कि सेक्शन नंबर 32 क्लॉज ए, उसके प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर, 5 साल का गैप होता है, 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और ये पावर राज्यपाल के पास होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन इसका चुनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के द्वारा व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना से राज्य के सभी भूमिधारकों, सहभूमिधारकों के लिए किया जा रहा है। ठीक, मतलब जो लैंड होल्डर्स है या को लैंड होल्डर्स है उनके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पंचवर्षीय योजना का नाम आपको बताना है। पंचवर्षीय योजना वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, 12 पंचवर्षीय योजना आई थी और उसके बाद इनका समापन करके उसकी जगह योजना आयोग को ही खत्म करके एक थिंक टैंक डेवलप किया गया जिसका नाम था नीति आयोग। तो अब संरचना बदल चुकी है। फिलहाल 5वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, बी वाले को चुन लेते हैं। ये 10वां 5 ईयर प्लान था और उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये राज्य स्तर का है, ध्यान दीजिएगा। तो जो उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 5 अक्टूबर सन 2004 से राज्य के जितने भी भूमिधारक थे या फिर को लैंड होल्डर्स थे उनके लिए इसको किया जा रहा है। ठीक, और 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो रेंज है वो कब से कब तक है, ये 2002 से लेकर 2007 तक चलती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखिए। जनगणना 2011 का जो डाटा है उसके हिसाब से जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला यहाँ पे टॉप 2 दिया हुआ है और टॉप 3 उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपको बताना है। इसमें टॉप 1 नहीं पूछ रहा है या टॉप करने वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहा है, सेकंड और थर्ड कौन है ये आपसे पूछ रहा है। और वहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे कम साक्षरता दर होनी चाहिए। तो देखिए बहराइच और बलरामपुर है, श्रावस्ती और बदायूं है, बदायूं और रामपुर है और बलरामपुर और श्रावस्ती है, इसमें आप देखें। और 6th क्वेश्चन जो है इसमें आप अगर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जानते होंगे तो आराम से कर लेंगे।
और सिंपल क्वेश्चन है, श्रावस्ती है, उसके बाद फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है, फिर बदायूं है, फिर रामपुर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें बहराइच और बलरामपुर वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखिए, कहा गया कि जनगणना 2011 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो टॉप 4th डिस्ट्रिक्ट है, मतलब चौथे नंबर पर आने वाला जो शीर्ष चौथा जिला है वो कौन सा है, ये बताइए। इसमें देखकर बताइए। तो गाजियाबाद होगा, वाराणसी होगा, लखनऊ होगा या फिर भदोही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है तो छोटे से दायरे में ज़्यादा आबादी ये जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है, मतलब घनापन कितना है। तो इन जितने भी जिले आप देख रहे हैं इनमें डी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। चूंकि हमें चौथे नंबर पर चुनना था तो हम इसमें से संत रविदास नगर को चुनते हैं। पहले नंबर पर गाजियाबाद है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद वाराणसी है, उसके बाद तब लखनऊ है। लखनऊ को आप पहले मत चुनिएगा, वाराणसी जो है वो दूसरे नंबर पे है, लखनऊ तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे भदोही है और 5वें नंबर पर कानपुर का जो अर्बन एरिया है वो आता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सेंसस 2011 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 5 जिलों में से न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं, ये बढ़ते क्रम में आपको चुनना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो इसमें दे रखा है, यहाँ पर आप देखें, ये गौतम बुद्ध नगर है, महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है और बागपत है। ये 5 हैं, इसमें से आपको टॉप 3 चुनने हैं। ठीक, तो देखकर बताइए। जिलों के नाम दे रखा है, ये अच्छी बात है। अब इसमें से सिर्फ आपको यहाँ पेयर मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद तब महोबा है और फिर हमीरपुर है। और यहाँ जो तरीका है उसमें हमें बढ़ते क्रम में देखना है। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 मीट्रिक जरीब जो है उसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली कितनी कड़ियाँ आती हैं, देखकर बताइए। तो 9वां क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1 मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियाँ होती हैं, तो 100 वाली संख्या को इसमें से चुन लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इसमें कहा गया कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग गज होते हैं, मतलब कितने स्क्वायर यार्ड्स होते हैं, इसमें देखकर बताइए। तो 10th क्वेश्चन जो है इसमें डी होना चाहिए, क्योंकि 11,960 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं या यार्ड स्क्वायर होता है, तो इसमें हमने चुना डी वाले को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 1 कच्चे बीघे में कितने बिस्वा होते हैं, अभी पिछले टेस्ट में हमने पक्का बीघा देखा था, इसमें कच्चा बीघा है। तो 1 कच्चे बीघे में कितने बिस्वा होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मोटे तौर पे हम लोग कह देते हैं कि 6.5 बिस्वा होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अगर देखा जाए तो 6.66 यानी लगभग 6.67 जो बिस्वा है उतना आता है। तो इसे हमने देखा और इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, मतलब उसके लिए यूजफुल नहीं होती है। तो ये ट्रैक्टर माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रिपर होता है, या फिर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर होता है, या फिर सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर होता है, या इसमें से कुछ नहीं है। कौन सा ये कृषि यंत्र है जो कि काम नहीं आता, बताइए। तो 12th नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका डी हो जाएगा, मतलब 35 हार्स पावर जो है वो कुछ पावर होती है, अच्छी खासी पावर होती है। तो इसके लिए जो काम, मतलब इतनी हार्स पावर का अगर इंजन है तो उसके लिए काम करने वाली जो मशीनें हैं उसमें सब काम करेगी। ट्रैक्टर माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर ये भी काम करेगा, और ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर और सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर ये सब काम करते हैं। ठीक, तो इसमें डी वाला हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ना काम करता हो। 13 को देखिए। Which of the following state is the third largest cotton producing state of India as per the latest agriculture data? बताइए इसमें से तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। और 13वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टॉप 3 जो स्टेट्स हैं उसमें अगर देखें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, उसके बाद गुजरात है और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। तो इसमें हमें चुनना था तीसरा, तो तीसरा हम चुनेंगे तो ये तेलंगाना आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। काली मिट्टी कपास के लिए वरदान होती है, तो काली मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ इसकी पैदावार वैसे भी ज़्यादा होती है। फिलहाल 14वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि टॉप 3 जो मेज प्रोड्यूसर स्टेट हैं, ये बाजरा ही सीधा लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो बाजरा उत्पादक जो राज्य हैं उनका चयन आपको करना है। टॉप 3 यहाँ पे दे रखे हैं पहले से ही, सही कौन सा है। तो बाजरा सूखे इलाके में पैदा होता है, इसको पानी की कम आवश्यकता होती है, तो राजस्थान तो होगा। अब बाकी जो है उन्हें देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। राजस्थान पहले नंबर पर विराजमान नहीं है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद तब हरियाणा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब सेकंड हमारा यूपी है, उसके बाद हरियाणा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15वें प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया कि चुनिए। तो कहा गया कि सेलेक्ट द लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा। चूँकि आप ग्राम विकास से संबंधित या ग्रामीण परिवेश से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें फसलों का उत्पादन और चीज़ों का प्रोडक्शन इत्यादि सब जुड़ा हुआ है, मतलब वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर का डाटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए राज्य कौन सा है, गुजरात है, आंध्र है, उत्तर प्रदेश है या तेलंगाना है। 15 और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। टॉप 3 जो टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर गुजरात है, उसके बाद आंध्र आएगा और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेकेंड वाला पूछा है,
माफ कीजिए, यहाँ पे टॉप वाला पूछा है, तो जो टॉप है वो गुजरात है आपका। ठीक, अगर सेकंड पूछता तो आंध्र होता, थर्ड पूछता तो उत्तर प्रदेश होता। तो 3 तो कम से कम पता होना चाहिए, इसका ए वाला चुन लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड जो है यानी मृदा परीक्षण रिपोर्ट, इसमें कितने मानदंडों का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद इसे किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मतलब कितने इसमें स्केल बनाए गए हैं, पैमाने, वो आपको बताना है। और साथ में ये पूछा गया है कि क्या मृदा परीक्षण रिपोर्ट जो है यानी ये जो हेल्थ कार्ड है, इसमें मिट्टी के पीएच वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जाता है, जिससे कि ये मालूम हो सके कि मिट्टी किस वेराइटी की है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, कैसी मिट्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। जो इसमें चीज़ों का परीक्षण किया जाता है, मिट्टी के अंदर करीब 12 मानदंडों को चेक किया जाता है, 12 स्केल होते हैं। तो 12 वाला जो विकल्प है उसको चुन लेंगे। तो एक अगर आपको पता रहे तो दूसरा आप चुन लेंगे, लेकिन ये कभी भी एक साथ नहीं देगा, अलग अलग दे सकता है। तो इसमें आप देखें पीएच वैल्यू चेक की जाती है, उसके अलावा ईसी चेक किया जाता है, जीवांश कार्बन जो है उसकी मात्रा चेक करते हैं, और बाकी का नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, गंधक, इसके अलावा जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरान, जितने भी मिनरल्स हैं उनको चेक किया जाता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए कुल 16 प्रकार के जो मिनरल्स हैं, मतलब पदार्थ हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है और इसमें से 3 मेन हैं। और ये तत्व पौधे वायुमंडल और पानी से अपना प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उन तीनों में नहीं आता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी तत्व दिए हैं वो पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और नाइट्रोजन तो अनिवार्य है, लेकिन नाइट्रोजन को ही हमें यहाँ बाहर करना पड़ेगा। वजह यह है कि यहाँ स्रोत कहा गया है कि पौधे इन पोषक तत्वों को या तो वायुमंडल से प्राप्त करें या फिर जल से प्राप्त करें। तो पौधे नाइट्रोजन को इन दोनों ही स्रोतों से नहीं प्राप्त करते हैं, पौधे प्राप्त करते हैं उसे मिट्टी से। नाइट्रोजन ये ठीक है कि वायुमंडल से ही हमारी जो पानी वाला मतलब वर्षा की बूंदें हैं वहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद वर्षा की बूंदों के सहारे ये ज़मीन पर आती है और यहाँ इसका बैक्टीरिया जो है वो स्थिरीकरण करते हैं, तब जाकर ये पौधों को प्राप्त होता है। तो मिट्टी में जब ये आ जाती है तब पौधे इसे ग्रहण करते हैं, बाकी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान तो देता ही है। ठीक, तो इसमें नाइट्रोजन को बाहर कर लीजिए, वजह आप जानते हैं। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 में कहा गया कि करेंटली द एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 इज इन फोर्स इन उत्तर प्रदेश इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी सेक्टर्स। तो इसमें कितने सेक्टर हैं ये आपको बताना है। ये अभी 2013 वाली जो नीति है वो चल रही है, तो 6, 7, 8, 9 ऐसे दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी होना चाहिए। 7 जो क्षेत्र हैं, मतलब कृषि से संबंधित 7 क्षेत्र हैं, उन पर ही आधारित। इसके बाद 19वें प्रश्न में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन चुनिएगा और ये खैरा रोग से संबंधित जानकारियाँ हैं। तो ये जो खैरा रोग है ये धान को पकड़ता है, मतलब पैडी की जो फसल है उसको बर्बाद करता है और ये जो डिजीज़ है ये जिंक की कमी से हो जाती है। जिंक अगर यानी जो जस्ता है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से ये हो जाता है और इसमें जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होने लगती हैं, यानी भूरे रंग की होने लगती हैं। अब इसमें से कुछ भी नहीं है, ऐसा भी है, तो बताइए गलत कौन सा है। तो 19वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका सी हो जाएगा। पत्तियां भूरी नहीं होती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं। हालांकि कभी कभी भूरी चित्तियां भी देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन आमतौर पे ये लक्षण है कि पीली होने लगती हैं और इसके लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिंक, तो थोड़ी मात्रा में मिट्टी में डालना पड़ता है। ठीक, तो इसका यहाँ पे विकल्प कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा, जो कि गलत दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। टोल फ्री नंबर यहाँ आपको बताना है, नंबर डायल नहीं करना है, नंबर चुनना है कि वो टोल फ्री नंबर जो है वो अलॉट किया गया है किसान कॉल सेंटर के तौर पर उत्तर प्रदेश में, मतलब वो किसान कॉल सेंटर का नंबर है, टोल फ्री नंबर है और उसका आपको यहाँ डिजिट बताना है। साथ में ये कहा गया कि अंडर दिस रिप्लाइज टू द फार्मर्स क्वेरीज आर गिवन इन हाउ मेनी लोकल लैंग्वेज। कितनी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर जो किसानों की क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाता है, ये भी आपको बताना है। तो किसान कॉल सेंटर का जो टोल फ्री नंबर है उसको देखिए जरा, इसमें से कौन सा है। देखिए 20वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर आप 1551 डायल करते हैं तो आप किसान कॉल सेंटर में बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप अपनी फसल के लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं। और कुल मिलाकर उत्तर जो है वो आपको 22 जो लोकल लैंग्वेज है उनमें दिया जाएगा। 22 लोकल लैंग्वेज में से जिसमें भी आप बात करने में अच्छा महसूस करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 21वें प्रश्न को देखिए। सूरजमुखी की फसल में पहली सिंचाई बुआई के कितने दिन के बाद दूसरी करनी चाहिए, मतलब पहली बार जो सिंचाई है वो बुआई के कितने दिन के बाद करनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। जैसे आपने बो दिया तो तुरंत तो सींचेंगे नहीं, तुरंत तो हल्की नमी वहाँ होती ही है, लेकिन कितने समय बाद दोबारा आप करेंगे ये आपको बताना है। और सूरजमुखी का फूल निकलते समय जमीन में कितनी कौन से तत्व की प्रचुरता होनी चाहिए जब फूल निकल रहा हो सूरजमुखी की फसल में, जो कि उसका सबसे मुख्य हिस्सा होता है, वही काम का होता है, तो उस समय किस तत्व की प्रचुरता होनी चाहिए ये भी आपको बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 20 से 25 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए ताकि जो बीजों में से अंकुर निकल रहे हैं वो कायदे से बढ़िया जर्मिनेट हो सके और आगे पत्ते बन सके उससे। ठीक, और सूरजमुखी का फूल निकलते समय जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए।
नहीं तो जो पौधा है ना वो एकदम सिकुड़ जाएगा और बेचारा खुद ही डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, तो वो फूल कहाँ से देगा आपको। ठीक है, तो नमी की मात्रा होनी चाहिए, नाइट्रोजन तो बाद की चीज़ है, पहले नमी होनी चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 से 25 और नमी वाला, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, इसमें कहा गया कि ओरोबैंकी, ये ओरोबैंकी एक वीड है, खरपतवार है। आमतौर पे ये कौन सी फसल के साथ उग जाता है। खरपतवार का मतलब क्या है कि आप उसे उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने आप ही वहाँ पर पैदा होने लगता है। मतलब आप उगा रहे थे गेहूँ और साथ में वो पैदा हो गया, मतलब उसी खेत में वो घास के तौर पर जम गया। देखिए, घास या जो खरपतवार होते हैं ना, वो भी तो है वेजिटेशन ही, मतलब वनस्पति ही, और उनके अंदर भी दाने लगते हैं, फल लगते हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं होते, या काम के भी होते हैं तो हम उन्हें उगाना नहीं चाहते हैं। जैसे बथुआ को ले लीजिए। अब बथुआ की खेती आमतौर पे ऐसे कोई नहीं करता है, वो अपने आप ही जो खेत होते हैं उनके अंदर उग जाता है। तो इसमें आप देखिए, धान होगा, जौ होगा, तंबाकू होगा या फिर गेहूँ होगा। करेक्ट आंसर इसका ये तंबाकू के खेतों में पाया जाता है। ओरोबैंकी जो है ना, ये तंबाकू से मिलती जुलती इसकी पत्तियां होती हैं देखने में, और ये छिपा हुआ उसी में होता है। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं का मामा पाया जाता है। ठीक है, वो गेहूं का मामा जो है वो असल में देखने में पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये गेहूं का पौधा नहीं है। जब बाद में उसमें बाली लगनी शुरू होती है तो गेहूं की बाली सुनहरी होती है, उसकी बाली काली काली होती है, तब पकड़ में आता है कि अच्छा लीजिए, अभी तक तो ये खुराक चूस रहा था। ठीक है, तो इसमें तंबाकू हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 23वां क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा जबान जो है वो स्लिप कर गई। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या होती है। हरी खाद का मतलब यहाँ पे हर्बल फर्टिलाइजर से है, जो पौधे हैं वही खाद का काम करते हैं। जैसे पहले के समय में कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट होता था, उस ढंग का। और राज 3077 ये किस चीज़ की वैरायटी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सनई की जो फसल होती है ना, ये सनई वैसे तो कई सारे काम में आता है, लेकिन ये एक तरह से फसल का भी, मतलब फसल के लिए खाद का भी काम करता है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया, और हरी खाद के तौर पे इसे खेत में ऐसे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, सड़ता है और उसके बाद मिट्टी को पोषण देता है। ठीक, तो सनई हो जाएगा। और ये राज 3077 या 3077 जो है, ये क्या चीज़ है, मतलब गेहूँ है कि मूंगफली है। तो 23 का राइट आंसर इसमें से बी वाला होना चाहिए। ये गेहूं की वैरायटी है। राज जो है ना, ये गेहूं की वैरायटी है। नंबर अगर आप न भी याद कर सके तो राज के नाम से याद रखिएगा। तो सनई और गेहूं वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, बहार। ये बहार क्या चीज़ है, निम्नलिखित में से ये किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है, ये बताइए। और साथ में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। राज्य बताना है आपको, जिला नहीं। तो काम आसान है, अगर जिला बताना होता तो थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ता। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। देखिए, बहार जो है ना, ये अरहर की एक प्रजाति है। जो अरहर या तुअर होती है ना, उसकी एक वैरायटी है, दलहन है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है। तो जोधपुर से आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ पे, राजस्थान हो जाएगा। और वैसे भी शुष्क क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, रेगिस्तानी इलाके में। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया कि एनपीके का रेशियो कैसा बैलेंस माना जाता है। मतलब जो दलहनी फसलें हैं उनके लिए एनपीके का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात हो रही है। तो इसमें 25 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी वाला होना चाहिए। 1:2 का रेशियो होना चाहिए, मतलब 1 अनुपात नाइट्रोजन का और बाकी 2 के अनुपात में फास्फोरस और पोटेशियम इसमें डाले जाने चाहिए। ये आपका दलहन है। ठीक, तो सी वाले को चुन लिया। हर फसल की डिमांड अलग अलग होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। यहाँ कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू सब अर्बन विलेज। जो उपनगरीय गांव हैं, सब अर्बन विलेजेस हैं, उनके बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं और डी वाले में कहा है कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो पहले गलत है कौन सा, ये देख लेते हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि रूरल एंड अर्बन कल्चर इज फाउंड इन सब अर्बन विलेजेस। द आउटर बाउंड्री ऑफ सब अर्बन विलेजेस इज अटैच टू द टाउन्स। और जो सी वाला इसमें स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है कि रूरल एंड अर्बन कल्चर डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द अर्बन विलेजेस, सब अर्बन विलेजेस, इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो उपनगरीय गांव होते हैं, सब अर्बन विलेजेस होते हैं, उसमें बाहरी क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी संस्कृति की विविधता देखी जा सकती है। तो उपनगरीय गांव का क्या मतलब है, इसमें नगरीय विशेषताएं भी होंगी। तो इससे आप कुछ हद तक गेस कर सकते हैं। फिलहाल बताइए गलत कौन सा है। तो 26 जो है इसका राइट आंसर इसमें डी होना चाहिए। देखिए, जो सब अर्बन विलेजेस होते हैं वो असल में ग्रामीण और शहरी संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप होते हैं। उसमें थोड़ा सा आप शहर भी देखेंगे, थोड़ा गांव का भी दर्शन करेंगे, और गांव की बाहरी सीमा पर ये स्थित होते हैं। मतलब जैसे कोई गांव है, उसका जो बाहर का आउटर एरिया है जो कि शहर से लगा हुआ है, तो उसमें शहरी मिलावट भी हो जाती है और गांव के जो संस्कृति के अवशेष हैं वो रहते ही हैं। तो ज़्यादा उसमें असर गांव का होता है और बाकी शहरी आवरण जो है वो थोड़ा थोड़ा घुस रहा होता है। तो इसको कहते हैं सब अर्बन विलेजेस। और यही सब अर्बन विलेजेस थोड़ा और डेवलप हो जाते हैं तो ये टाउन बन जाते हैं। ठीक, तो वो अलग चीज़ है। और इसमें दोनों ही विविधताएं देखी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद 27 को देखते हैं। कौन सी विशेषता ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं कही जा सकती है। तो ये आपका कॉमन सेंस ही आपको यहाँ बता सकता है, ये रटने से नहीं आएगा। ग्रामीण क्षेत्र की क्या विशेषता है ये आप ऐसे भी जानते होंगे। देखिए,
यहाँ समाज जो है उसमें अनौपचारिकता पाई जाती है। मतलब जो सोसाइटी है उसमें कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है, सब लोग अपनेपन का बर्ताव करते हैं और हर आदमी के सुख दुख में शामिल होते हैं। मतलब कोई पड़ोसी जो है वो हल्की सी आवाज़ किया तो वहाँ पे 10-5 जो टोले वाले हैं वो पहुँच जाएंगे पूछने के लिए कि हुआ क्या था। और शहरों की स्थिति क्या है कि आपके बगल वाले फ्लैट में अगर कोई मर भी जाए तो कोई पूछने नहीं जाएगा, ऐसे होते हैं। तो ये अनौपचारिकता वाली जो शैली है ये गाँव में पाई जाती है और यहाँ पर प्राथमिकता समूहों की प्रधानता होती है। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है गाँव में, ऐसा दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर कृषि एक मुख्य व्यवसाय होता है। तो एक कोई इसमें से विशेषता इसकी नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है और वही सही है। ठीक है, ये इससे बाहर हो जाएगा, ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। ये ठीक है कि कुछ गाँव ऐसे हैं जिनकी बसावट बहुत सघन है, ठीक, वो नगरों जैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि गाजीपुर का सबसे बड़ा गाँव है गहमर, तो वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा सघन है, मतलब बहुत सघन गाँव है। आप घुसेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक शहर में घुस गए हैं, फौजियों का गाँव उसको कहा जाता है। तो उस ढंग के भी गांव होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गांवों की विशेषता यही होती है कि आबादी विरल होती है, दूर दूर घर होते हैं, और यही इसमें से गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि एक विद्वान थे, उनका नाम नहीं दिया है, वो आपको बताना है। इन्होंने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा था। और क्या ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एकरूपता का अभाव पाया जाता है? मतलब सामाजिक एकरूपता पाई ही नहीं जाती है, क्या सत्य है या नहीं, बताइए। तो 28 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड थे, रॉबर्ट रेडफील्ड इनका नाम था, और इन्होंने कहा था कि एक लघु समुदाय और ग्रामीण समुदाय जो होता है उसमें सामाजिक एकरूपता और गतिशीलता, ये दोनों ही चीज़ें कम पाई जाती हैं। सामाजिक एकरूपता नहीं होती है, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पूरी जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें सामाजिक एकरूपता कहाँ पर है? सब जगह तो वही है, मतलब असमानता का बर्ताव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका हमारा ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया कि जो शब्द है ग्राम, इसका उल्लेख सबसे पहले कब किया गया था, मतलब किस चीज़ में किया गया था, वहाँ से हमने अपना रेफरेंस लिया है। और व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस चीज़ की क्रिया अधिक प्रचलित होती है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि ज़्यादा प्रचलित है, तो वो आपको बताना है। अब यहाँ पर कौन सी लिटरेचर से ग्राम शब्द लिया गया है ये देखिए। तो आप सुनते होंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी, आर्यों की सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये गाँव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वैदिक साहित्य से ही निकला है, ग्राम। ठीक, तो वैदिक साहित्य हो जाएगा। इससे हमारे 2 विकल्प इसमें से कम बाहर हो जाते हैं। जैन लिटरेचर वाले जो ऑप्शन है उनको काट दीजिए। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में से आपको सिलेक्ट करना है। तो व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? विनिर्माण होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कि एग्रीकल्चर होता है? ये टोटल कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गाँव है तो वो कृषि आधारित है, खेत से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर विनिर्माण की क्या जगह है? यहाँ पर कृषि हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया कि क्या सामाजिक जीवन में एकरूपता ग्रामीण परिवेश की विशेषता है? सामाजिक जीवन एक रूप है या नहीं? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस किया है। और क्या एकल परिवार की परंपरा ग्रामीण परिवेश की विशेषता है? ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न मजेदार होते हैं, आपको पढ़ने के लिए मेहनत कम करनी पड़ती है, सिर्फ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, हाँ और नहीं में जवाब देना है। तो 30 वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। जो ग्रामीण परिवेश है उसकी क्या विशेषता होती है? सरल सादा जीवन होता है और सामाजिक जीवन में एकरूपता होती है, लेकिन कुछ जगहों पर जो विषमताएं हैं वो भी देखी जाती हैं। तो मोटे तौर पे देखें तो सामाजिक एकरूपता नहीं होती है, वहाँ भी असमानता होती है। तो हम एकदम से नहीं कह सकते कि सामाजिक एकरूपता पाई ही जाती है या नहीं भी पाई जा सकती, लेकिन अगर आपको चुनना होगा तो आप नहीं वाला विकल्प चुन लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा पूछा है कि एकल परिवार की जो परंपरा है क्या ग्रामीण परिवेश की विशेषता है? तो नहीं है, गाँव में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। एकल परिवार तो शहरी जीवन की विशेषता है, यहाँ कोई साथ साथ रहना ही नहीं चाहता है। मतलब गाँव में आप कुनबों को देखेंगे पहले के समय के, अब तो वहाँ भी यही जो लक्षण है शहर वाले वो दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो पहले के परिवार पूरे लंबे चौड़े होते थे, 100 लोगों का खानदान होता था, उसमें कोई परदादा है, कोई परदादी है, कोई परनाती है, ऐसे होता था। ठीक, तो इसमें आपका जो नहीं और नहीं वाला विकल्प है वो ज़्यादा सही होता है। हालांकि कुछ लोग क्या करेंगे कि एक रूपता वाले को हाँ बोल देंगे, लेकिन एक रूपता नहीं पाई जाती है अगर आप ध्यान से निरीक्षण करेंगे तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। इसमें कहा गया कि कौन सा विकल्प सामाजिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है? तो सामाजिक प्रतिमान यानी सोशल नॉर्म्स नहीं आते हैं, या सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज़ नहीं आती हैं, या संस्थाएं इसमें नहीं आती हैं, या फिर कोई भी विकल्प जो है वो ठीक नहीं है, अर्थात सभी आते हैं। तो 31 का डी ही सही है। देखिए, जो समाज है ना उसको व्यवस्थित रूप से अगर आप करेंगे या देखेंगे तो उसी को कहा जाता है सोशल स्ट्रक्चर। और ये जो सोशल स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, इसके अलावा जो कम्युनिटी है और इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाए जाते हैं, और सोशल वैल्यूज़ भी होती हैं, उनके बिना तो समाज चलेगा नहीं। तो ये सब पाए जाते हैं, तो कुछ भी बाहर नहीं है तो हम डी वाले को चुन लेते हैं, नॉन ऑफ दीज। इसके बाद 32 को देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है, गलत का चयन आपको करना है। तो दाय भाग इसको कहा जाता था। ये ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम था, मतलब एक तरह का संयुक्त परिवार होता था, और इस तरह के जो परिवार है ये भारत में बंगाल और असम में पाए जाते हैं, ऐसा दिया हुआ है।
और इस परिवार में, ये परिवार की जो प्रथा थी, इसमें पिता की मृत्यु से पहले पुत्र जो था उसको संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता था। और इस परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को ही संपत्ति समान रूप से प्राप्त होती थी। अब ये जो प्रश्न है थोड़ा टेढ़ा तो है, और टेढ़ा होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा गया था 2021 में। अब इसमें से आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चुननी है, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ, गाँव से और समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो देख कर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दाएं भाग संयुक्त परिवार जो है ये बंगाल और असम राज्यों में पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं, हालांकि अब एकल परिवार वाली छूत वहाँ भी लग गई है। और पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को संपत्ति का अधिकार, और स्त्री पुरुष जो है उन्हें दोनों को ही संपत्ति समान रूप से प्राप्त होती थी। तो अब देखने में तो सब सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्या क्या है, जरा बी वाले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। पिता की मृत्यु से पहले ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार। यहाँ आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ये संयुक्त परिवार है। तो संयुक्त परिवार जब है तो उसमें पिता के मरने से पहले कोई पुत्र कैसे संपत्ति प्राप्त कर सकता है? वो तो तभी प्राप्त करेगा ना जब पिता की मृत्यु हो और पिता नाम नॉमिनेट करके जाए या वसीयत करके जाए कि हम इसको इतना देना चाहते हैं, उस स्थिति में प्राप्त करेगा। तो इसमें बाद होना चाहिए था, न कि पूर्व। और सिर्फ इतने की वजह से ये जो बी वाला स्टेटमेंट है यही गलत हो जाता है और यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं और संयुक्त परिवार का अस्तित्व है, सामान्य धार्मिक कर्तव्य होते हैं, सामूहिक एकता होती है। अब इसमें से कौन सा संयुक्त परिवार की स्पेशलिटी नहीं है, बताइए। तो 33 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ठीक, 2 या 2 से अधिक परिवार के सदस्य, या परिवार कहना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार बहुत बड़ा होता है, ये तो एक सामान्य छोटे परिवार का आकार है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक की जो पीढ़ियाँ होती हैं वो रहती हैं। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें 3 या 3 से ज़्यादा पीढ़ियों से लोग एक साथ रहते आ रहे होते हैं और विभाजन यानी बंटवारा नहीं हुआ रहता है। अब सोच लीजिए कि वो कितनी बड़ी फैमिली होगी। ठीक, और इसमें नातेदारी चलती है, रिश्ते नातेदार जो होते हैं तो नाते चलते हैं आपस में। और संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है कि बड़ा आकार होता है, वो देख ही रहे हैं आप, 3-3 पीढ़ी लेकर चल रहे हैं तो बड़ा आकार तो होगा ही। उसके अलावा संयुक्त संपत्ति का अस्तित्व होता है, जो भी खेत होता है वो सजिया का खेत होता है, बगीचे साझे के होते हैं, जब बगीचे में फल लगते हैं तो बांटे जाते हैं आपस में और बांट कर खाए जाते हैं। संयुक्त परिवार में बंटवारा नहीं होता फिलहाल। और इसके अलावा धार्मिक कर्तव्य जो है वो भी साझा होते हैं कि एक जो खानदान है उनके बरम बाबा अलग हैं, उनकी काली देवी अलग हैं, उनके गृह देवता अलग हैं, ऐसे। और उसके अलावा साझी रसोई होती है, खाना जो है वो साझे में पकता है, सामूहिक एकता होती है। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं वो पाई जाती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए वाला होगा। यहाँ पे 3 होना चाहिए था, 2 ही दिया है तो ये गलत हो गया। इसके बाद 34 को देखिए। इसमें कहा गया कि कौन सा कारक संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? तो संयुक्त परिवार तत्काल का जो भारतीय समाज है उसमें टिक नहीं पा रहे हैं। संयुक्त परिवार तो जाने दीजिए, संयुक्त परिवार का मतलब हमने देखा कि 3-3, 2-2 पीढ़ी साथ चल रही थी। लोग अपने माता पिता का बोझ भी नहीं उठा पा रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति आ गई। तो ये शहरीकरण और पाश्चात्य सभ्यता की देन है। फिलहाल नगरीकरण जो है ये विघटन का कारण नहीं है। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित कर दिया गया है तो ये विघटन का कारण नहीं है। यातायात के साधनों में वृद्धि जो है वो विघटन का कारण नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। आप बताइए। तो देखिए 34 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज का जो ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे क्योंकि ये सारे ही विघटन के कारण हैं। हाँ, महिला साक्षरता भी। अब ये ठीक है कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, ये सब अच्छी बात है। साक्षरता भी आवश्यक है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जो संयुक्त परिवार चलते थे उसमें मूल आधार महिलाएं होती थी और ये प्राय एकदम से घरेलू महिलाएं होती थी, मतलब घर को समर्पित होती थी, घर ही उनका जीवन होता था। वो पूरी उम्र अपनी चौके बासन में गुजार देती थी, उनका अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं होता था। वो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, तो वहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। ये इस परिवार की खामी थी। हर अच्छी व्यवस्था में कुछ न कुछ दोष होते हैं। तो जो संयुक्त परिवार वाला कॉन्सेप्ट था हमारा, उसमें महिला सशक्तिकरण कहीं पर खोद कर ऐसे ही दफन कर दिया गया था, उसका कोई अस्तित्व बाहर से नहीं था। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ वही काम करने वाली मशीन का बर्ताव होता था। अभी क्या हो रहा है कि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, मतलब लड़कियों की शिक्षा अच्छी हो गई है, तो ऐसे में उनके अंदर जागरूकता आ रही है। तो ये भी परिवार के न जुड़ने की एक वजह है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा दबाव या उतना ज़्यादा जो चारों ओर का प्रेशर है, या एक तरह से शोषण भी कहा जा सकता है, तो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाह रही। वो आत्मनिर्भर बन रही है तो अलग हो जा रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कारण ना हो। देखिए अगले वाले को, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि करेंटली यानी वर्तमान में आर द टॉप 2 स्टेट्स इन क्रिएटिंग ग्रीन एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। जो कूड़ा कबाड़ा है वो एक बड़ी समस्या है, उसका निस्तारण कैसे करें? तो अच्छी बात ये होगी कि उसका हम उपयोग कर लें, निस्तारण करने के बजाय इस्तेमाल कर लें, तो उससे हम ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं। अब ग्रीन एनर्जी के मामले में टॉप 2 स्टेट्स कौन सी हैं जरा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है पंजाब। ठीक, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 द अवेलेबिलिटी ऑफ 2 बेड पर, अब यहाँ पे संख्या आप बताइए कि पर कितने पॉपुलेशन वाज टू बी इंश्योर्ड। 1000 की पॉपुलेशन पे 2000, 5000 या 10,000?
सिर्फ आपको संख्या देखनी है, ये एकदम से फैक्चुअल है और इसका ए वाला हो जाएगा। मतलब 2 बिस्तरों की उपलब्धता 1,000 की जनसंख्या पर होनी चाहिए, इतनी सुनिश्चित की जाती है, जो कि कम है असल में, मतलब सही में कम है, ये देखने से मालूम हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 को देखिए। इसमें कहा गया कि द टारगेट टू एलिमिनेट टीबी डिजीज इन द ईयर, अब समय कौन सा है जिसमें कि इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज टू बी इंक्रीज फ्रॉम 67.5 ईयर टू 70 ईयर बाय द ईयर, कितने समय तक जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने का लक्ष्य है एज पर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अब बताइए, जीवन प्रत्याशा तत्काल में 67.5 है, मतलब औसत इतना जीवन लोग जीते हैं, उसको 70 तक करने का लक्ष्य था और साथ में टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य। तो दोनों वर्ष जो टारगेट ईयर है वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। देखिए इसमें से 37 जो है इसका ए हो जाएगा। 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य है और 2025 तक ही जो जीवन प्रत्याशा है यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको 67.5 से इंक्रीज करके 70 पर ले आने का टारगेट है। ठीक है, ये 2017 में बनाया गया था और इसका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। नीति आयोग के बारे में कुछ कहा जा रहा है। उसने अभी हाल फिलहाल में एक हेल्थ इंडेक्स को रिलीज़ किया है और ये इसका 4th एडिशन है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये लॉन्च हुआ है, इससे पहले 3 बार जारी हो चुका है, तो ये 4थे नंबर का इसका एडिशन है। अब इसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ दे रखे हैं। पहले वाले में कहा गया कि केरला जो है वो टॉप कर गया है और ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस जो है वो इसकी सबसे अच्छी है लार्ज स्टेट्स में। इसके बाद ये कहा गया कि आंध्र प्रदेश जो है ये सेकंड रैंकिंग, मतलब रैंकिंग में देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे है इन टर्म ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस एमंग लार्ज स्टेट। मतलब पहले नंबर पर केरल है, सेकंड पर आंध्र है और तेलंगाना जो है वो 3rd पोजीशन पे है। अब बताइए कि इसमें से आपका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मतलब टॉप 3 स्टेट्स की जानकारी दिया है ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में। और ये 4था संस्करण है, कभी कभी एडिशन भी पूछा जाता है। तो ये जारी हुआ था 27 दिसंबर 2021 को, इसको आप डेट भी जानते रहिए। और बड़े राज्यों का जो पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्वास्थ्य के मामले में, उसमें केरल टॉप पे है, इसे पहचानना आसान है। उसके बाद तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। यहाँ पर क्या दिया है, आंध्र को दिया है तो वो गलत हो गया है। और हाँ, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, तो यहाँ पर होना चाहिए था तमिलनाडु, घुस गया आंध्र और इसीलिए गलत हो गया। इसके बाद 39 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट जो है ये 2019 की है। इसके अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से कितने लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, मतलब कितनी मात्रा में उपलब्ध है वो दिया है और कितना होना चाहिए मानक के हिसाब से वो भी आपको बताना है। दोनों एक साथ दे रखा है, उसमें से सही पेयर आपको चुनना है बस। तो 39 जो है ना इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट है ये 2019 की है, डी वाले ऑप्शन को हमने चुना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो रूरल एरिया है वहाँ पे 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर अभी उपलब्ध है। आप सोच कर देखिए कि कितना बड़ा प्रेशर है और कितने लोगों को सुविधा मिल पाएगी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अकॉर्डिंग 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर कम से कम होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। तो ये बहुत ही पीछे है आंकड़ा। इसके बाद 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019, वही पुरानी वाली रिपोर्ट जो है उसी के आधार पे, देयर इज 1 बेड अवेलेबल फॉर एवरी पेशेंट। अब कितने पेशेंट पर एक बेड अवेलेबल है इन रूरल एरिया, गाँव के क्षेत्र में। ये स्वास्थ्य सुविधाओं की झलक आपको दिखा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना बुरा हाल है और हम लोग पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक, मतलब ये ठीक है कि कोरोना का खतरा हल्का सा कम हुआ है, गया नहीं है, लेकिन नई नई महामारियां वो हमारा इंतजार कर रही हैं बाहर, और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं की ये दशा है। ठीक, तो रूरल एरिया में एवरी पेशेंट मतलब कितने पेशेंट पर एक बेड अवेलेबल है ये आपको बताना है। और देयर इज़ 1 बेड अवेलेबल फॉर कितने पेशेंट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। रूरल एरिया का अलग बताइए और पूरे प्रदेश का अलग बताइए। तो यहाँ देखिए, और 40वां जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 3100 रोगियों के लिए एक बेड है। सोच कर देखिए, अगर 3100 में से कुछ 50% भी बीमार हो जाते हैं तो क्या सबको बेड मिल पाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश में यही जो आंकड़ा है ये 3900 रोगियों के लिए सही बैठता है। तो ये प्रदेश का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है और सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 41 को देखिए। नक्सलबाड़ी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और वेस्ट बंगाल राज्य जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन से जिले में नक्सलबाड़ी आंदोलन को शुरू किया गया था। ये 24 परगना है या फिर कोंचाबार है, मतलब कूच बिहार इसको कहा जाता है, और दार्जिलिंग है, इसके अलावा मुर्शिदाबाद है। समय भी दिया हुआ है नक्सलबाड़ी आंदोलन का। तो क्वेश्चन नंबर 41 और इसका राइट आंसर यहाँ देखिए 1967 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये दार्जिलिंग में जो सिलीगुड़ी तहसील थी वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है 42 में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग बन गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड बिकम द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये काम कब हुआ? तो ये वाला जो मर्ज करने का काम है ये जो समय था 1985 का, ठीक है, मतलब 1985 वाला, उस समय किया जाता है। तो 1985 वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लीजिएगा,
बी वाला। इसके बाद 43 को देखते हैं, कौन से साल में भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों को ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की नियुक्ति की थी। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि इसकी अपॉइंटमेंट करने वाला कौन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो समय कौन सा है, बस वर्ष आपको इसमें देखना था। और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। 1969 में ये कमेटी जो है इसको अपॉइंट किया जाता है। 1969 यानी 1969, ये डी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद 44 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ सोशल सर्वे। अब इसमें देखकर बताएं आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और साथ में साइंटिफिक प्रिसीजन और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी, साथ में नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है जो कि आपको बचा सकता है। तो इसमें देखकर बताइए सामाजिक सर्वेक्षण की मेन विशेषता कौन कौन सी है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो डी हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं इसमें आती हैं जिसमें कि परिमाणात्मक सूचनाएं हैं, गुणात्मक सूचनाएं हैं, वैज्ञानिक परिशुद्धता है, एक्यूरेसी, उसके अलावा जो वस्तुनिष्ठता है यानी ऑब्जेक्टिविटी है वो भी इसमें आती है। तो इसका डी वाला चुनने में ही भलाई है, ये सभी आते हैं। इसके बाद 45 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैड बीन फॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान एज ऑटोनोमस एजेंसी। मतलब ऑटोनोमस एजेंसी के तौर पे इन्हें जनरेट किया गया। तो ये कौन सा 5-year प्लान था, बस इतना इसमें देखना है। देखिए 45 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 6th 5-year प्लान था जिसमें कि जो जिला ग्रामीण विकास अधिकरण है उनका गठन स्वायत्तशासी अधिकरणों के रूप में किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें चुन लेते हैं 6वें नंबर का। इसके बाद 46 को देखिए, जवाहर रोजगार योजना से हटाकर इंदिरा आवास योजना और 10 लाख कुआं योजना को कब दो अलग अलग पॉलिसीज या दो अलग अलग योजनाओं के तौर पर विकसित कर दिया गया। मतलब पहले कंबाइंड तौर पर एक बड़ा प्लान था जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना, लेकिन इसमें से इंदिरा आवास योजना को अलग कर लिया गया और 10 लाख कुआं योजना इसको अलग कर लिया गया। तो समय आपको बताना है 46, इसका सी वाला हो जाएगा। मतलब ये 1996 की बात है, दो स्वतंत्र योजनाओं के तौर पे ये सामने आते हैं और ये 1996 का समय। इसके बाद 47 को देखिए, इसमें कहा गया कि द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 2001 एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम इन हाउ मेनी ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट। जो ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट थे उन्हीं की संख्या आपको बतानी है जहाँ पे कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम मतलब काम के बदले में भोजन वाला जो प्रोग्राम था इसको स्टार्ट किया गया था। तो कितने हैं संख्या में देखिए 47, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम। और राज्य कौन कौन से थे, 8 सूखा प्रभावित राज्य थे सूखे की चपेट में आए हुए। इसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरांचल आते थे। ठीक, तो इसमें बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं यानी 8। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 को देखिए। 2021 में स्टार्ट किया गया किसान कल्याण मिशन जो है ये उत्तर प्रदेश के सभी जो विकास खंड है उनमें कितने चरणों में आयोजित किया गया, इसके स्टेप्स बताने हैं आपको। तो 48 जो है इसका राइट आंसर इसमें से डी वाला हो जाएगा। ये 3 चरण में चलने वाला कार्यक्रम था, 6 जनवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 तक। ये उत्तर प्रदेश के जितने भी विकास खंड थे मतलब डेवलपमेंट ब्लॉक्स थे वहाँ पर चलाया गया। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः कितने माह में कम से कम एक बार कार्य संपादन के लिए आयोजित की जाती है, कितने महीने के अंतराल पे, और लगातार 2 बैठकों के बीच में कितने महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो महीनों की संख्या देखिएगा, देखिए इसका सी होना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार कार्य संपादन के लिए आयोजित होनी चाहिए और लगातार 2 बैठक के बीच में 2 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो सी वाले को चुन लिया। इसके बाद 50 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। और इस अंतिम प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज स्टार्टेड इन ईयर 1998 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। ये कौन सी कमेटी थी आप बताइए। 1998 में शुरू किया गया था, तो उस समय भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसे भी देखते रहिएगा। फिलहाल नरसिंघम कमेटी है, श्री राव कमेटी है या सी राव कमेटी है, इसके अलावा भूरेलाल कमेटी है और इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें डी ही हो जाएगा क्योंकि ये आर.बी. गुप्ता कमेटी थी। यहाँ से जितनी भी कमेटियों के नाम दिए हैं ना इसमें से कोई नहीं, आर.बी. गुप्ता कमेटी थी जो कि इसी की अनुशंसा पे 1998 में कृषक क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड जो है इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है, 50 MCQs देखे हैं और ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।